नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सी ए योगेश वर्मा दिस साइड। और मेरे को आप प्रोफेशनल ड्रेस में नहीं देख रहे हैं आज, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं घर पे, मैं उसी कपड़ों के साथ आपको जो है पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आगे भी ऐसी वीडियोस आएंगे, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। इसको चेंज करो और उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड करो और फिर दोबारा चेंज करो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप वैसे भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, फाइनल के होते तो मैं फिर भी फॉर्मल पहन लेता। ठीक है ना? चलता है चलता है। पढ़ाई से मतलब है, हमें कपड़ों से मतलब नहीं है। हमें टीचर से मतलब है, अटायर से मतलब नहीं है। मतलब टीचर का अटायर, अटायर पता है क्या होता है? अटायर होता है पहनने का ढंग, या क्या कपड़े पहने हैं। अरे मेरे भाई खुल जा। नया कॉन्सेप्ट करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 3 पेज का है, एक ही क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, डिटेल्ड वीडियो। ध्यान से समझिएगा। 66 है, 75 है, 100 है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप लोगों को मैंने शायद पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब एक सप्लायर होता है जिसको पूरे में ऐसे लिखते हैं, पता लगे आप लोगों की भी आदत पड़ गई, ऐसे लिख कर आ गए। और रेसिपिएंट होता है यार, सही लिखा है मैंने, रेसिपिएंट। स्पेलिंग यार मेरे को आती भी नहीं है, चेक कर लेता हूँ। रेसिपिएंट, क्या कह रहे हो यार, स्पेलिंग नहीं आती? भाई सही लिखी है मैंने, क्या गलत किया है? रेसिपिएंट मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। ये सर्विस या गुड्स को देता है और बदले में रेसिपिएंट जो है सप्लायर को पैसे देता है। जनरली सप्लायर जो है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, यानी कि जो इसने सर्विसेज या गुड्स दिए हैं उसके साथ बिल अमाउंट में जीएसटी चार्ज कर कर रेसिपिएंट को बिल देता है। और रेसिपिएंट जीएसटी के पैसे के साथ जो अमाउंट होती है वो सप्लायर को जमा कराता है। सप्लायर जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को, यानी कि सरकार को जमा कराता है। ये बात आप लोगों को पता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने सप्लायर की ड्यूटी हटाकर रेसिपिएंट की ड्यूटी लगा दी है। यानी कि सप्लायर बिल देगा पर बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। रेसिपिएंट सप्लायर को उतना ही पैसा देगा जो वो दे रहा था। रेसिपिएंट सप्लायर को उतना ही पैसा देगा, पर रेसिपिएंट अपनी जेब से जो है जीएसटी का पैसा सरकार को जमा कराएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर इसको पैसा जमा कराना है तो रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। तो रेसिपिएंट जो है वो रजिस्ट्रेशन भी लेगा, जीएसटी के अंडर अपने आप को रजिस्टर भी कराएगा। अब ये कौन कौन से केसेस हैं, उसमें 2 टाइप के केसेस आते हैं। एक है गुड्स के लिए और एक है सर्विसेज के लिए। तो जो गुड्स के लिए है वो आपके कोर्स में नहीं है, भले स्टडी मटेरियल में दे रखा है। और जो सर्विसेज वाले केसेस हैं जहाँ पर कि सप्लायर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट बीइंग अ सर्विस रिसीवर, ही इज पेइंग जीएसटी ऑन दोज सर्विसेज। तो ये कौन कौन से केसेस हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। पता लगे कि सप्लायर जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है सप्लाई कर रहा है रेसिपिएंट को, उसमें 3-4 आइटम ऐसे हैं जो रिवर्स चार्ज वाले हैं, और पूछा गया है कि सप्लायर को कितना जीएसटी जमा कराना होगा, और पता लगे आपने सब कुछ ऐड कर दिया। भैया जो रिवर्स चार्ज वाला है उस पर रेसिपिएंट जमा कराएगा, जो फॉरवर्ड चार्ज वाला यानी कि जनरली होता है उस पर सप्लायर जमा कराएगा। तो ये कौन कौन से केसेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे आगे उसमें 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए। एक है सर्विस प्रोवाइडर, एक है सर्विस रिसीवर, और तीसरा है टाइप ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ सर्विस की जगह टाइप ऑफ सर्विसेज। तो ये 3 चीज़ें हैं, कौन प्रोवाइड करने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है, और कौन सी टाइप की सर्विस दी जा रही है। तो यदि ये तीन चीज़ें मैच करेगी तब तो आप उस केस में उसको फॉल करेंगे, और तीनों में से कोई भी चीज़ मैच नहीं करेगी तो उसे आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो दे रखा है, सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ टैक्सेबल टेरिटरी। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर का जिक्र नहीं है, सर्विस रिसीवर का जिक्र नहीं है, टाइप ऑफ सर्विसेज का जिक्र नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है कि भैया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई भी व्यक्ति सप्लाई करे टू अ टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि अपना इंडिया है, किसी को भी सप्लाई करे और कोई भी सर्विस सप्लाई करे। अगर ऐसा होगा और वो सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है, जिसको हम बाद में करेंगे एग्जेम्पशन में क्या क्या आता है, तो उस केस में वो सारी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी और आईजीएसटी लगेगा,
क्योंकि ये एक तरह से इम्पोर्ट है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस केस में वो इंटर स्टेट नहीं होता, इंटर स्टेट होता है, और इसीलिए IGST लगेगा 18% का। हालांकि कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा अगर ओएडार सर्विस रिसीव करी जा रही है बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। बता लगे इंडिया में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि मैं हूँ और मैंने अपने आप को GST में रजिस्टर नहीं कराया, मेरा टर्नओवर कम है और इसलिए मैंने अपने आप को GST में रजिस्टर नहीं कराया। अब इस केस में अगर मैं ओएडार सर्विस लेता हूँ, जो कि आप लोग को नहीं पता होगा ये ओएडार क्या होती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा, ए से मुझे याद नहीं आ रहा, रिट्रीवल सर्विस, डेटा को रिट्रीव करने की सर्विस। जैसे ऑनलाइन नहीं होता, आप कॉलेज का डेटा निकाल लेते हो, स्टूडेंट डेटाबेस निकाल लेते हो, बहुत सारा डेटा ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हो जाके, उसके चार्जेस लगते हैं। वो सारी जो सर्विसेज होती है उसे ओएडार सर्विसेज बोलते हैं। इसके बारे में शायद बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आपके स्टडी मटेरियल में भी गिवन होगा डिटेल में, तो वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। देयरफॉर यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन माई नोट्स, instead you should be focusing on your study material, but for the exam time revision you should be focusing on my notes and the summary book। समरी बुक इस प्रकार बनी है कि जो बहुत सारा रेपिटेशन दे रखा है आपके स्टडी मटेरियल में, हम उसे अवॉइड कर पाएँ, हम बिल्कुल टू द पॉइंट सारे का सारा डिस्कशन कर पाएँ, और अगर एक बार आप स्टडी मटेरियल पूरा गो थ्रू कर लें तो उसके बाद दोबारा से रिवीजन पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर पाएँ। पर अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़कर जाएंगे और स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। यू शुड नॉट डू दैट। अब यहाँ पर जो ऑर्डर सर्विस रिसीव कर रहा है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी मैंने ऑनलाइन डेटा डाउनलोड कर लिया, पैसे दे दिए, तो मैंने इंपोर्ट करी है क्योंकि वो वेबसाइट बाहर की थी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो गई। पर मुझे अगर रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ जाए सिंपल से एक डेटा डाउनलोड करने के लिए, तो मुझे फिर GST में रजिस्ट्रेशन लेना होगा और रिवर्स चार्ज में पेमेंट करनी होगी। तो इनको छूट दे दी है कि भाई आप लोग भले ही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं, पर ओएडार की जो सर्विस है उस पर आपको रिवर्स चार्ज में GST नहीं देना होगा। बात करते हैं सेकंड सर्विस की। ऐसे लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं, आपको देखना है कौन कौन सी सर्विस में कौन किसको क्या सप्लाई कर रहा है, और अगर ये सर्विस रिवर्स चार्ज में आ रही है तो इसमें जो रेसिपिएंट होगा ना वो GST जमा कराएगा, अपनी जेब से जमा कराएगा। दूसरा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है? सामान बनता है एक जगह पे, डिलीवर करना होता है अन्य जगह पर, बहुत सारी जगहों पर। तो यहाँ बन रहा है, यहाँ डिलीवर करना है, या तो खुद के व्हीकल से दोगे, या कस्टमर लेने आएगा, या फिर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर करोगे कि भाई ये लो अपने ट्रक में इसको चढ़ाओ और माल जो है अलग अलग जगह पर पहुँचाओ। अभी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये बिजनेसेस को कर रही है कि भैया इनके गुड्स पहुँचाएगी इनके कस्टमर तक और बदले में अपना बिल ठोकेगी। तो ये क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर। और ये क्या है? बिजनेसेस। सर्विस रेसिपिएंट। अब इस केस में सर्विस रेसिपिएंट GST देगा, पर कब देगा? हर केस में नहीं देगा जी। आपको लग रहा है भैया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस में रिवर्स चार्ज लगता है, जी नहीं। अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी फैक्ट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी फर्म को, किसी AOP को, किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है बाद में बताऊंगा, तो यदि इन लोगों को सप्लाई करी जाती है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन जो GST में जिसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो इंसान होता है, जैसे कि मान लो कि दिल्ली है, दिल्ली में लगा है ट्रेड फेयर या कोई मार्केट लगा है 10 दिन के लिए, तो कोई इंसान जो है पटना से आया दिल्ली में माल बेचने के लिए और 10 दिन जो है अपना माल बेचा फिर चले गया। अब अगर वो दिल्ली में आएगा तो दिल्ली में एक नया GST का रजिस्ट्रेशन बनेगा उसका। भाई वो कहता है मैं बार बार नहीं आता हूँ, सिर्फ 10 दिन के लिए आया हूँ एक इवेंट के लिए, उस केस में मैं टैक्स तो दे दूंगा पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो है एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले लूंगा। ट्रेड फेयर लगा, 10 दिन का काम किया, वो इंसान कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो 10 दिन में जो है काम कर कर जाएगा, अपना पैसा GST का गवर्नमेंट को जमा करा कर जाएगा। तो अगर किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने इन लोगों को सप्लाई करा है और ये लोग जो है टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, यानी इंडिया के बाहर नहीं है, एंड लाइबल टू पे फ्रेट, ये जो लोग हैं वो GTA का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का फ्रेट का किराया देंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी और कंडीशन है। पहला तो ये कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन लोगों को सप्लाई कर रही है
जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है और फ्रेट का अमाउंट ये लोग पे करने वाले हैं। उसके अलावा जीटीए कैन पे जीएसटी एट 12%। ये दो चीज़ें हैं। मतलब कि जब जीटीए ने, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, बिजनेसेस को सप्लाई करी अपनी सर्विस, उस केस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास ऑप्शन है कि 12% रेट पर जीएसटी लगाकर जो है बिल दे सकती है और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा करा सकती है गवर्नमेंट को। अगर ये 12% पर जीएसटी चार्ज करेगी तो जो सर्विस देने के लिए इसने इनपुट सर्विसेज ली थी, या गुड्स, रॉ मटेरियल, इनपुट सर्विस, जो भी सामान खरीदा था उस पर जीएसटी पे करा होगा, उसका क्रेडिट भी ये ले सकती है। और दूसरा ऑप्शन होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास 5% का, विदाउट टेकिंग आईटीसी। यदि 5% का ऑप्शन चूज करा है तो उसमें इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यदि इसने 5% वाला ऑप्शन चूज करा है, उस केस में रेसिपिएंट को, अगर ऊपर वाला रेसिपिएंट है जो हमने डिस्कस करा, उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा 5% के हिसाब से गवर्नमेंट को। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को, यानी मुझे प्रोवाइड कर रही है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रही है जो उससे सर्विस ले रहा है बट आगे किसी को दे नहीं रहा है, उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। आगे देखते हैं, एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस क्या है, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। भैया आपका केस आप खुद तो लड़ने जाते नहीं हैं, वो तो एडवोकेट आपको रिप्रेजेंट करेगा किसी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में, या किसी अथॉरिटी के सामने। तो यदि कोई एडवोकेट आपको नहीं बट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो इंडिया में लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। दैट मीन्स इस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, अब ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है, देखिए ट्राइब्यूनल जो होता है वो कोर्ट से छोटा कोर्ट होता है, बड़े वाले कोर्ट से छोटा कोर्ट होता है ट्राइब्यूनल, जहां पर जो है केसेस देखे जाते हैं, जहां पर जो है केसेस लड़े जाते हैं, केसेस देखे जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा जी, उस केस में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल भी जो है कई सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटी को। कोर्ट की सर्विसेज होती है, वैसे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज भी होती है, हो सकता है अमाउंट भी चार्ज करे, तो वहां पर भी जो है रिवर्स चार्ज लगेगा। और ये जो बिजनेस एंटिटी होगी, इस बिजनेस एंटिटी को उस पर जीएसटी जमा करवाना होगा, भले ये सर्विसेज ले रही है, उसके बाद भी इसको अपनी जेब से जीएसटी देना होगा सरकार को। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और अ फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। स्पॉन्सरशिप सर्विस होती है, जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बाइजू, क्या कैसे लिखते हैं, बाइजू। इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट पर बाइजू लिखा हुआ है, उसका लोगो लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप सर्विस किसने प्रोवाइड करी, बाइजू ने प्रोवाइड करी? अरे नहीं, अरे नहीं, बाइजू तो एडवर्टाइज कर रहा है। जो बीसीसीआई होगी ना, बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करी, हम आपके ब्रांड को शोकेस करेंगे, बदले में चार्जेस लेंगे। ये होती है स्पॉन्सरशिप सर्विस। यदि कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पर लिमिट लगा दी है ना। देखो बॉडी कॉर्पोरेट आप सबको पता है क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनियां भी आती है। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी बट कंपनी डज नॉट इंक्लूड ऑल बॉडी कॉर्पोरेट। इसके लिए आप लॉ पढ़ सकते हैं, कंपनी लॉ पढ़ सकते हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ सकते हैं, या फिर फर्म। तो बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है और वो बॉडी कॉर्पोरेट फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रही है, दे नहीं रही, दे कोई भी रहा है, वो ले रही है, उस केस में क्या होगा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म का ब्रांड मैं शोकेस कर रहा हूं, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट फर्म रिवर्स चार्ज में जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। अब यहाँ पर हर चीज का मतलब है ना, प्रोवाइड करने वाली गवर्नमेंट है और प्रोवाइड किसको कर रही है, बिजनेस एंटिटी को। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सब लोग आते हैं। तो यदि गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इन सर्विसेज को छोड़कर
तो उस केस में वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगी। सरकार को मुक्त कर दिया गया कि भैया सरकार जीएसटी चार्ज करे और जो है उसके बाद जमा कराए। डायरेक्टली बिजनेस एंटिटी को बोला भैया तुम रजिस्ट्रेशन लो, अगर तुम्हें रिवर्स चार्ज में तुम फॉल करते हो तो तुम्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कई लोग कहेंगे भैया मेरा टर्नओवर कम है, बट अगर रिवर्स चार्ज की सर्विस ले रहे हो तो जीएसटी देना पड़ेगा। ये रूल कहता है आपको रजिस्ट्रेशन फिर लेना पड़ेगा। तो इस केस में बिजनेस एंटिटी जो है जीएसटी जमा कराएगी अपनी जेब से। और कौन कौन सी सर्विस है जिसके अलावा हम बात कर रहे हैं, वो है लेटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। बहुत सारी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी बनी होती है, अगर गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर, अपना गेस्ट हाउस कुछ किराए पर देती है, वो वाली सर्विस तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, विच वी विल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ एग्जेम्पशन। या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर बाय गवर्नमेंट, बसेस देखते हो, ट्रेन देखते हो, हर जगह पर गवर्नमेंट की जो चीज़ें चलती है, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मालगाड़ी चलती है। या फिर सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट और वेसल, वेसल यानी जहाज, वो वाला जो एरिया होता है उसके आसपास, पोर्ट और एयरपोर्ट के आसपास एयरक्राफ्ट और वेसल से बाहर लेकर आना, अंदर लेकर जाना, उसकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती है। वो वाली सर्विस भी अगर गवर्नमेंट सरकार प्रोवाइड कर रही है, जैसे मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया तो आईजे एयरपोर्ट में जो है कई टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 2 है। तो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 और टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 फ्री सेवा गवर्नमेंट सरकार ने चलाई हुई है, तो वो भी तो गवर्नमेंट एक सर्विस दे रही है पैसेंजर्स को, उसको छोड़कर। और सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट ऑफिस जो आपका होता है, वो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस की अगर कोई सर्विस वो दे रहा है या एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी को भी अदर देन गवर्नमेंट, वो भी छोड़कर, ये चारों चीज़ें छोड़कर गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगी तो उसमें वो बिजनेस एंटिटी अपने जेब से ही जीएसटी जमा कराएगी। अब मैंने तो समझा दिया, बट आप कहेंगे याद कैसे होगा? ये याद बार बार पढ़ने से होगा, एक एक लाइन को 2 या 3 4 5 बार पढ़ने से होगा। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन, 18% की रेट है जीएसटी की। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये तो सिंपल सी बात है भैया, एक प्रॉपर्टी को बेच रहे हो तो वो तो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो गई, एक है उसको रेंट पर दे रहे हो, दैट इज अ सर्विस। द पर्सन विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टी विल नॉट बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इस केस में अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, नॉट टू एनी पर्सन बट टू ओनली रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फिर वो रिवर्स चार्ज में ही जीएसटी जमा कराएगा। सर्विसेज ऑफ अ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वहाँ जीएसटी नहीं आता है, उसको हटाया हुआ है। टीडीएस आता है, इनकम टैक्स में चीज़ें आती है, बट जीएसटी नहीं लगता। आप अगर नौकरी करने जाते हैं तो आप सर्विस दे रहे हैं क्या? आप बिल देंगे एम्प्लॉयर को और उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे? द आंसर इज नो, वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। बट अगर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, या डायरेक्टर की कैपेसिटी में काम कर रहा है पर वो एम्प्लॉय पर नहीं है, पेरोल पर नहीं है, सैलरी नहीं ले रहा है, तो कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को एक ही बात है, बॉडी कॉर्पोरेट लिखता तो उसमें कंपनी भी इंक्लूड हो जाती, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में सिचुएटेड है। उस केस में सर्विस तो डायरेक्टर दे रहा है कंपनी को, एंड ही और शी इज़ नॉट एन एम्प्लॉय, और जिसको दे रहा है वो कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का डिफरेंस क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, इस पर रिसर्च करेंगे आप। तो वो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट रिवर्स चार्ज में खुद ही जीएसटी जमा करा देगी। हाउएवर सर्विस प्रोवाइडर इज द डायरेक्टर। ऐसे जो है इंश्योरेंस एजेंट है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इंश्योरेंस एजेंट्स प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस बिजनेस जब भी कैरी होता है ना, वो एजेंट के थ्रू होता है। बहुत सारी कंपनीज है भैया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कभी भी आप डायरेक्टली एलआईसी गए हो, आप कोई भी एलआईसी की पॉलिसी लोगे ना, वो उसके एजेंट के थ्रू होगी। आप एजेंट के पास जाओगे, एजेंट आपको सर्विस देगा, बट एजेंट इनको भी सर्विस दे रहा है, इनको भी कस्टमर लाकर दे रहे हैं। एलआईसी इज नॉट गिविंग अ सर्विस, एजेंट इज गिविंग सर्विसेज टू दी मेन कॉर्पोरेशन, मेन एंटिटी। सो हेयर सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एजेंट। सर्विस रिसीवर कौन है? इंश्योरेंस बिजनेस। यहाँ पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा और इंश्योरेंस बिजनेस वाले भी डायरेक्टली जो है जीएसटी अपनी जेब से जमा कराएंगे। रिकवरी एजेंट्स, बैंकों का पैसा नहीं देते तो रिकवरी एजेंट्स
बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को जो इंडिया में सिचुएटेड है उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाउंसर्स बेचते हैं, गुंडे बेचते हैं पैसा रिकवर करने के लिए, वहाँ पर भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इनकी सर्विस पर जो जीएसटी बनेगा वो अपनी जेब से जो है बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कॉरपोरेशन, जो भी है एनबीएफसी आप बोलना चाहें, वो जमा कराएगी। अगला है आपका ऑथर, जो किताब लिखते हैं, म्यूजिक कंपोजर, जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, किसको किसको प्रोवाइड सर्विस कर रहे हैं और कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिशर को, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। और कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? परमिटिंग यूज ऑफ कॉपीराइट मटेरियल। मतलब अगर किसी ने म्यूजिक को कंपोज करा है तो उसने कहीं से कॉपी नहीं करा, ओरिजिनल म्यूजिक ए.आर. रहमान ने म्यूजिक कंपोज करा, जय हो का गाना, उसका कॉम्पोजिशन करा कि कैसे वर्डिंग जो है कैसे बैठेंगे। एक इंसान है जिसने लिरिक्स लिखे, एक ने जिसको कंपोज किया कि भाई इस लिरिक्स को मैं फिट कैसे करूँ कि गाना बन जाए, इसके पीछे क्या म्यूजिक डालूँ कि गाना बन जाए, तो वो भी चीज़ हुई। तो वहाँ जो म्यूजिक कंपोज जिसने करा है उसका उस म्यूजिक पे कॉपीराइट है, जिसने लिरिक्स को लिखा है उसका उस लिरिक्स पे जो है कॉपीराइट है, मतलब वो उसका खुद का ओनर है। तो यदि जैसे टी सीरीज हो गया, तो टी सीरीज खुद के गाने थोड़ी बनाता है, वो तो किसी से लेता है ना, पब्लिश करता है, वो तो पब्लिशर है। ही तो बुक ऑथर में पब्लिशर होते हैं, आप देखेंगे नेम ऑफ द पब्लिशर, नेम ऑफ द ऑथर। तो भैया ऑथर ने लिखा तो पब्लिशर ने उसको पब्लिश करा है। तो यहाँ पर ऑथर अलाउ कर रहा है कि भैया मेरा कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हो, आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू यू, इन रिटर्न यू विल प्रोवाइड मी मनी, पैसा दोगे, रॉयल्टी दोगे, कुछ पैसा कुछ तो दोगे। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वो ऑथर, वो कंपोजर, वो फोटोग्राफर अपनी फोटो यूज़ करने दे रहा है। संदीप महेश्वरी सर को आप जानते ही हैं, संदीप महेश्वरी सर का खुद चलता है, वो अपनी फ़ोटो यूज़ करने देते हैं, किसी को भी जो उनसे खरीदता है वो बाय करने देते हैं बेसिकली। बट अगर कोई पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को अपना कंटेंट दे रहा है तो उस केस में जो सर्विस रेसिपिएंट है वही इसमें जीएसटी देंगे। हालांकि ऑथर्स के केस में जो है एक ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आप चाहें तो जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में भी दे सकते हैं। यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, यू कैन कलेक्ट जीएसटी एंड पे टू द गवर्नमेंट इफ़ यू वांट, पर उसके लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी कि भैया इसका जीएसटी का पैसा मैं दूंगा, ताकि गवर्नमेंट को एश्योरिटी मिल जाए कि हाँ पहले डिक्लेयर कर चुके कि इसका पैसा आपसे हमें मिलने वाला है, तो हम चिंतित ना हो। और जो भी इनवॉइस देगा उस पर लिखेगा कि इसका जो है जीएसटी का पैसा मैं देने वाला हूँ। सर्विसेज रिसीव बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग कमेटी कह सकते हो कि एक तो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही बाहर बहुत सारे रिजर्व बैंक हैं, उनकी अगर एक कमेटी बनी हुई है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज को एडवाइस देती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनसे एडवाइसेस लेती है। आरबीआई है वो इस पर टैक्स जमा कराएगी। वैसे ओवरसीइंग कमेटी इंडिया के बाहर भी हो सकती है, जिसपे बहुत सारे देशों के फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं या और लोग हो सकते हैं, वो अलग अलग जो है कंट्री के रिजर्व बैंक्स को एडवाइस देती है। तो अगर उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइस लेती है तो भैया एडवाइस भी लेगी और जीएसटी अपनी जेब से जमा भी कराएगी। सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है वो डायरेक्टली बैंकिंग प्रोडक्ट्स, एनबीएफसी के प्रोडक्ट बेचते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो इस केस में सर्विस रेसिपिएंट ये बैंकिंग कंपनीज है, एनबीएफसी है, वही अपनी जेब से जो जीएसटी देगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज, ये अभी तक जो है नोटिफाई की जो लिस्ट करी गई है वो आपके कोर्स में दे नहीं रखी है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स खरीदेंगे, तभी आपको जो है रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। तो ये भी एक जो है इन्होंने काम डाल दिया। अनरजिस्टर्ड पर्सन बेच रहा है तो उसका टर्नओवर कम रहता होगा, इसके लिए वो सामान बेच रहा है, मतलब इसके लिए उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, टर्नओवर उसका कम है, तो उसमें भी आप जीएसटी देंगे रिवर्स चार्ज के अंदर, बट सब गुड्स के लिए नहीं, कुछ नोटिफाइड गुड्स के लिए और इंटरेस्टेड सप्लाई पर। और ये सब पर नहीं लगेगा, कुछ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सन्स पर लगेगा, जिसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है, बुक में भी गिवन नहीं है, कोर्स में भी नहीं पूछेंगे। सिमिलरली यहाँ पर इसको हम बाद में करेंगे, एंड में करेंगे, और चीज़ें देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स आर कवर्ड अंडर जीएसटी। बीडी वैसे तो है नहीं कोर्स में, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बीडी रैपर, टबैको लीव्स, लॉटरी, यूज्ड व्हीकल्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, रॉ कॉटन, ये सब जो है गुड्स में भी जो खरीदने वाला होगा वो जीएसटी जमा कराएगा। कुछ नई सर्विसेज भी ऐड करी गई है, पिछली बार ऐड करी गई है, पहले नहीं होती थी। अभी कौन कौन सी सर्विसेज है वो देख लेते हैं।
सर्विसेज ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब ये बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होते हैं? कई लोग पूछेंगे भैया हमारे मोदी जी ने सबके बैंक खाते खुलवा दिए, तो क्या वहाँ पर सारे बैंकिंग के लोग जो थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो गए थे क्या खुलवाने के लिए? या उसके अलावा और भी थे जिन्होंने उस बिज़नेस को फैसिलिटेट करा था, बैंकिंग के बिजनेस को फैसिलिटेट करा था, मेंबरशिप लेकर पार्टिसिपेट करा था? तो वो जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, बैंकिंग कंपनियों की मदद करते हैं छोटे ग्रामीण शहरों में जहाँ बैंकिंग की ब्रांचेस भी नहीं हैं, वो जो है बैंक्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उस केस में रिवर्स चार्ज में जो है टैक्स लगेगा, और बैंकिंग कंपनी ही जो है इनकी जो सर्विसेज ली है उसके पैसे तो इनको देगी, पर जीएसटी का अमाउंट इनको ना देगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब ये कौन होता है भैया? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह ही होता है, पर इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के भी अगर कोई एजेंट्स हैं, देखो कोई किसी का भी एजेंट बन सकता है, आज मैं अपने एजेंट्स बना लूँ, वो अपने फर्दर एजेंट बना ले, तो ऐसे सब कुछ चलता है। तो अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के भी कोई एजेंट है, तो वो एजेंट भी इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो किसी ना किसी का जो है हेल्प कर रहा होगा काम लाने के लिए। तो इसके जो एजेंट है जो इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, और ये सर्विस रेसिपिएंट है ना, तो इस केस में ये इंसान जीएसटी जमा कराएगा। सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। सिक्योरिटी सर्विसेज भी कौन सी? सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, इसके नाम है। SAS सिक्योरिटी होती है, GIS होती है, आई थिंक SIS होती है, सारे तो नहीं पता मुझे नाम। G4 भी थी, G34 ऐसे करके थी, या G4S, नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सारे जगह पर गया था, बट SIS के तो बहुत सारे मैंने गार्ड्स देखे हैं। उस केस में क्या करते हैं, ये कंपनी अपने सिक्योरिटी गार्ड किसी को सप्लाई करती है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड सारे इसी के पेरोल पर रहते हैं। यानी एक हॉस्पिटल है, उसने कहा भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो वो इसको अप्रोच करेंगे। ये लोग ट्रेन कर लेते हैं कि भैया सिक्योरिटी का क्या काम होता है, पूरा ट्रेनिंग देते हैं और अपने बंदे यहाँ भेज देते हैं, बदले में बिल चार्ज करते हैं और हॉस्पिटल इन्हें पे करेगा। स्कूल्स भी ले सकती है, कॉलेजेस भी रख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड इनकी सर्विस, कॉर्पोरेट्स रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विस इन लोगों से लेकर, कि भैया मेरे को जो है, मेरे 10 फ्लोर हैं, 10 फ्लोर में मेरे को हर जगह सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो 10 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट आ गई। ये हो सकता है 20 की आ जाए, एक सुबह एक शाम को काम करेगा, तो वो इन लोगों से सर्विस ले लेते हैं। फिर जो सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रहे हैं, वो भी ये लोग करते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है। इस केस में जो सिक्योरिटी पर्सनल की सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही है, प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी। अगर बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रही है, अगर ये कंपनी है ऐसे जो इसकी कंपनी बनी हुई है, तो उस केस में तो फिर यही जीएसटी चार्ज करेगी, गवर्नमेंट को जमा कराएगी। पर अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई दे रहा है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, और वो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन जो है जीएसटी जमा कराएगा। हावेवर इन जगहों पर ये नहीं लगता है प्रोविजन। कौन सा वाला? सिर्फ ये वाला सिक्योरिटी सर्विस वाला। वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन लेवी में टैक्स दे रहा है? दैट मीन्स कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने कहा है कि भैया मैं छोटा कारोबारी हूँ, टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज जीएसटी दूंगा, ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लूँगा, कोई हिसाब किताब नहीं रखूँगा, सिंपल सा काम झाम करना चाहता हूँ, तो उस केस में ये वाला रिवर्स चार्ज का प्रोविजन नहीं लगेगा। दूसरा है डिपार्टमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी की, लोकल अथॉरिटी की, या गवर्नमेंटल एजेंसी की, हु हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, जो कि सीए फाइनल में पढ़ाया जाएगा। टीडीएस का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, कुछ टीडीएस का कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी लगता है, जीएसटी पर भी टीडीएस होता है। कौन सा? जीएसटी वाला टीडीएस, नॉट इनकम टैक्स वाला। हाँ, अगर कोई जीएसटी डिडक्ट कर ले तो उसमें भी हम जो है सेक्शन 51 में जो है चीज़ें जानेंगे, पर वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, जिसने कि अपने आप को उस सेक्शन 51 में रजिस्टर कराया हुआ है, इन दैट केस रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इफ यू आर सप्लाइंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू देम। आगे है सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय योर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर, फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्रमोटर, और इसमें रिवर्स चार्ज में प्रमोटर यानी कि बिल्डर ही टैक्स देता है, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सिमिलरली लॉन्ग टर्म लीज में भी होता है, ये भी हमने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के साथ करा था, पिछली क्लास में करा था शायद। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल को रेंट पर दे रहे हो जिसमें फ्यूल का प्राइस भी हम उसी में चार्ज कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, लिख लीजिएगा फ्यूल का प्राइस भी साथ में चार्ज होता है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ नहीं लिखी है, शॉर्ट में करवाया हुआ है। ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं
कौन प्रोवाइड कर रहा है? बाय अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर बाकी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो क्या होगा? तो जो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस मिल रही है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, सिर्फ वो बॉडी कॉर्पोरेट जो है रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगी। और कब करवाएगी? अगर सर्विस प्रोवाइडर ने चूज करा है 5% पर जीएसटी पे करने का, जिसमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा नहीं ले सकते हो। ज़्यादा रेट पर जीएसटी दोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा मिलता है, जो भी सर्विसेज आपने यूज़ करी है आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें से जीएसटी आप कलेक्ट करें, और जो इनपुट है उसका जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका क्रेडिट ले लें। बट यहाँ पर क्या है कि आप 5% रेट चूज़ करते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है, और कम रेट पर चूज़ करते हैं। यदि आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो और आप बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में वो सामने वाला व्यक्ति जीएसटी जो है जमा करवाएगा, 5% की रेट पर कराएगा। एंड सर्विसेज ऑफ लैंडिंग सिक्योरिटीज, सर्विसेज ऑफ लैंडिंग सिक्योरिटीज अंडर स्कीम ऑफ सेबी टू अ बोरोअर, सर्विसेज ऑफ लैंडिंग सिक्योरिटीज अंडर स्कीम ऑफ सेबी टू अ बोरोअर। इसमें ये क्या होता है भैया? ये क्या सर्विस है? सेबी ने एक स्कीम अप्रूव करी। सेबी डजंट गिव लोन, इट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट हैज ओनली गिवन अ फ्रेमवर्क विद इन विच पीपल ऑपरेट, विद इन विच इंस्टीट्यूशन ऑपरेट। तो इसमें किसी ने सिक्योरिटी लैंडिंग की सर्विस दी है किसी बोरोअर को, कि सिक्योरिटी हम ओन करते हैं, किसी कंपनी की सिक्योरिटी ओन करते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति को वो हम किराए पर दे रहे हैं सिक्योरिटी को किराए पर दे रहे हैं। हो सकता है क्या भैया? है, ऑप्शन है। तो उस केस में सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस रेसिपिएंट कौन है? बोरोअर। बोरोअर सर्विस रिसीव कर रहा है तो वो जीएसटी भी जमा कराएगा। ये जनरली बोरोअर जो कंपनियां होती है। The provision of this notification in so far as they apply to central government, state government shall also apply to parliament and state legislature। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात जो है रियल एस्टेट सेक्टर की है, जिसमें हमने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा था, उसमें डेवलपर के पास जो है ऑप्शन है कि वो अफोर्डेबल के केस में जो है 1% रेट पर जीएसटी दे सकता है, और 5% अगर अफोर्डेबल हाउसेज नहीं बना रहा तो उस केस में जीएसटी दे सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशन दे दी है। ये 1% और 5% मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, अगर आपको ध्यान है तो। यहाँ बताया गया है कि अगर डेवलपर ऑप्ट कर रहा है फॉर कंसेशनल रेट, ये 1% 5% दोनों ही कंसेशनल रेट है, अदरवाइज तो 12% है, 18% रेट है। अगर 1% 5% की रेट ले रहा है जो कि कंसेशनल रेट है, तो इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। दैट मीन्स कि जो भी उसने सप्लाई करी उस वैल्यू पर 1% या 5% तो वो जमा करा देगा, पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। जो सामान उसने खरीदा उस पर जीएसटी ऑलरेडी पे करा, उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपकी रेट हमने कंसेशनल कर दी है। ये करेंगे तो आईटीसी मिलेगा नहीं। फर्दर इसमें एक और क्लॉज डाल दिया कि अगर डेवलपर जो है, जो कि प्रॉपर्टी बना रहा है आपसे लैंड के राइट्स लेकर, अगर वो परचेज करता है टोटल इनपुट्स और इनपुट सर्विस का, एक्सक्लूडिंग दी परचेज ऑफ टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम। भैया बिल्डिंग बनाने का भी तो मटेरियल लेगा ना, एक तो लैंड के राइट्स लिए वो अलग चीज़ है, उसके अलावा और भी तो लेगा। रजिस्टर्ड पर्सन से अगर वो लेता है, रजिस्टर्ड पर्सन से मतलब कि जो भी सामान खरीदता है बिल्डिंग बनाने का, सीमेंट, ब्रिक्स एटसेट्रा, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है 80% से कम, बाकी खरीदता है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अगर उसने ऐसा करा तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, जितना भी वो शॉर्टफॉल किया गया है। मान लेते हैं कि किसी ने अपना सारा रॉ मटेरियल, बिल्डर ने जो है 70% तो रजिस्टर्ड पर्सन से लिया, उसको कम से कम 80% लेना चाहिए था रजिस्टर्ड पर्सन से। अगर वो 70% लेगा तो 10% का शॉर्टफॉल हो गया, उस 10% पर बिल्डर को अपनी जेब से देना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये बात है कि डेवलपर जो है 20% तक अनरजिस्टर्ड से खरीद सकता है रॉ मटेरियल वगैरह, जो सामान वगैरह चाहिए, पर उससे ज़्यादा खरीदेगा तो जो भी शॉर्टफॉल होगा या जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट वो ज़्यादा खरीदेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन से। जैसे इस केस में 30% खरीदा, 70% रजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदा बिल्डर ने, तो 30% अनरजिस्टर्ड से खरीदा होगा, तो 20% तो खरीद सकता है। इसने खरीद लिया 30%, तो 10% ज़्यादा खरीद लिया, तो उस 10% पर बिल्डर अपनी जेब से जीएसटी जमा कराएगा, तो बिल्डर को भी नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट चाहती है हर एंगल से जो है जीएसटी कलेक्ट हो जाए। अब आखिरी आपका है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये कौन से होते हैं भैया? ई कॉमर्स ऑपरेटर या एग्रीगेटर। आपके ओला, उबर, एयरबीएनबी, रूम बुक कर लो, ओला उबर कर लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, प्रोवाइडिंग होटल गेस्ट हाउस, प्रोवाइडिंग होटल गेस्ट हाउस। मतलब भैया ये एग्रीगेटर जो है सर्विस नहीं देते, ये सिर्फ ऐप बनाकर देते हैं। इनकी ऐप के थ्रू आप सर्विस लेंगे और सर्विस देने वाला कोई और होगा।
आप ओला की बात करते हैं, अरे ओला की गाड़ी थोड़ी है, गाड़ी पर स्टिकर ओला का लगा है बट ड्राइवर अलग है, ड्राइवर अलग है। अगर इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी में है, जैसे ओला है, इंटरनेशनल है बट उसका इंडिया में ऑफिस है, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी देना होगा। अगर मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें ड्राइवर भी इन्वॉल्व है, ओला भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तीन तीन पार्टी इन्वॉल्व है, अमेजोन से बाय करते हो, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, अमेजोन भी इन्वॉल्व है और सप्लायर भी इन्वॉल्व है जो एक्चुअली में गुड्स देने वाला है, तो हौच पौच कर लिया ई कॉमर्स ऑपरेटर आने से। दुकान पे जाते हैं, डायरेक्टली सामान खरीदते हैं, सप्लायर रेसिपिएंट, यहाँ पर तीन लोग आ गए। तो इस केस में ओला जो है वो टैक्स देगा ये पूरी ट्रांजेक्शन पर जब आप मोबाइल से बुकिंग करेंगे। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जैसे कि उबर बाहर का है, उसका इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो उस केस में जो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को पर्सन रिप्रेजेंट करेगा इंडिया में, कोई तो करना ही पड़ेगा, उसकी लाइबिलिटी आएगी कि वो जीएसटी जमा कराए। और ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो उस केस में एग्जाम्पल है एयरबीएनबी, जहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं शेयरिंग के लिए, कहीं पर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो इंसान उसका टैक्स जमा कराएगा। तो ये प्रोविजन बने हुए हैं रिवर्स चार्ज के। अब मैंने तो करा दिया, मैंने तो कॉन्सेप्ट समझा दिया। जब आप स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब कॉन्सेप्ट खोलेंगे, अच्छा ऐसा है। मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगा, मैं एंड में करा रहा हूँ ना पूरे मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स, मैं सारे करा रहा हूँ 100%, सारे इलस्ट्रेशन सारे क्वेश्चन एंड में डिस्कस हो जाएंगे। पर आप खुद से क्या कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। आपको रिवर्स चार्ज में लॉजिक समझ में आया, आपके पास समरी में जो है 3 पेज के नोट्स रेडी हैं, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे वो आप खुद पढ़ सकते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है गूगल पे सर्च कर देख सकते हैं, भैया इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। और वो करने के बाद एक बार बुक की रीडिंग कर सकते हैं या क्वेश्चन आंसर ट्राई कर सकते हैं, तब आपकी सेल्फ स्टडी होगी, तब आपको चीज़ें और क्लियर होगी। तो वो सब तो करना पड़ेगा ना। आप लोगों को लगता है कि भाई देखो ऐसा है कि भाई हम 20 घंटे 30 घंटे के लेक्चर देख लेते हैं, रिवाइज कर पेपर दे आते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। 11th में 12th में पूरे पूरे साल पढ़ते हो एक आसान सब्जेक्ट को, यहाँ पर इतने मुश्किल सब्जेक्ट को 2-3 महीने ढंग से नहीं पढ़ा जाता, एफर्ट नहीं करे जाते, बस ये है कि 20 घंटे में 30 घंटे में तैयारी हो जाए मेरी, नहीं सर। एक्चुअली में देखा जाए तो इंटरमीडिएट लेवल में पूरे साल की प्रिपरेशन चाहिए 8 सब्जेक्ट के लिए, 1 ईयर 12 मंथ्स रिक्वायर्ड डेडिकेटेडली, वेर यू आर वर्किंग 8 घंटे स्कूल में, उसके बाद 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी रोज की 1 साल तक, तब 8 सब्जेक्ट होते हैं। आप मेहनत ही नहीं कर रहे, सबके लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग मेहनत ही नहीं कर रहे। अब मैंने जितनी मेहनत करी है रिसर्च करने में, प्रेजेंट करने में और चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ सारा डिस्कस करने में, आपका टाइम बचा है कि 1 घंटे में एक पूरा का पूरा चैप्टर हो गया या एक टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, तो कम से कम 2 घंटे की मेहनत खुद भी कर लीजिए इस टॉपिक पे, ताकि बाद में कुछ भी आए तो दिक्कत ना हो। यस, एट दी एंड यू हैव टू स्टडी माई ई बुक ओनली, एट दी एंड इसके पीछे एक ब्लैंक पेपर छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट बात पता लगे लिख सकते हो, वो जो समरी बनेगी वही पेपर में पढ़ के जानी है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ोगे, कुछ उसमें ट्रिक आएगी, आप इधर ही नोट डाउन कर लोगे इसके ब्लैंक पेपर पे, एक साइड ब्लैंक एक साइड प्रिंटेड, ये अलग से कॉपी बना ली जिसमें आपने नोट डाउन कर लिया, तो वही कॉपी की रीडिंग करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए सेकंड थर्ड टाइम रिवीजन के लिए, दैट यू हैव टू डू बिफोर योर एग्जामिनेशंस। पर अभी तो आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अभी आपको और डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो वो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आपको धोखा दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद एंड बाय बाय।